है केंद्रीय सरकार, उन्होंने एक तरफ आप देखिए तो हर तबके के ऊपर एक वार छेड़ा है. इट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ इट्स ओन पीपल. और किसान की बात, 3 कानून की बात मैं आप लोगों को क्या समझाऊं, आप हमें समझाएंगे. मजदूरों के लेबर कोड अचानक पंजाब की सरकार कह देती है, राजस्थान की सरकार ने कहने की कोशिश की, फिर रुकावट आई कि 12 घंटे के काम करना, नो हेल्थ प्रोटेक्शन. 150 साल जो मजदूर संघर्ष करके अपने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वगैरह कुछ साधन अपने आप के लिए बेचारा लिया है, वो आपको एक झटके में आपको निकालना है. राज सत्ता ने अपने आप को शक्ल कैसे बदली है, पार्टी सिर्फ नहीं है, उसमें एक पूरी राज सत्ता की शक्ल है जो कॉर्पोरेट के हाथों के जरिए चल रही है. आदिवासी और जो जंगल में हमारे भाई बहन रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब हम वो क्षेत्र में थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ, अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के साथ में जुड़ी हुई हूँ. 58,000 हमारे मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल वगैरह में. और हमने देखा कि एक तरह से हम कदम पे हमारे सामूहिक दावे, व्यक्तिगत दावे डाल के हमारे गांव को हमको क्लेम करना है. जो हमारे अधिकार हमने 2006 के कानून ने हमें दिया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने दिया है कि आपको जाके पहले आपको रजिस्टर निकालना है, जो ब्रिटिश जमाने का निकालना है, 6 पीढ़ी का 5 पीढ़ी का दिखाना है कि यहाँ पे हमारी आदिवासी ट्राइब थे वगैरह वगैरह वगैरह. उसके बाद बहुत ही बारीकी से हम जब एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ हमारे ही लोग यहाँ पे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कमेटी बनेगी और आपके नाम से वो दावे होंगे. अभी तक कितने दावे हुए नहीं हुए आप भी जानते, हम भी नहीं. ये संघर्ष अभी भी धीरे धीरे चल रहा है. जैसे मैंने पहले कहा 1927 का कानून रिपील नहीं हुआ, ये कानून बना, मगर अभी हाल में 7 सालों में 3 और कानून बने हैं जिसका पूरी डाइल्यूशन कर देता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का. माइनिंग एक्ट, वाटरवेज एक्ट, हाईवेज एक्ट और फाइनली आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट EIA 20. तीनों ने पूरी जो पॉलिसी, जो नीतियां बनी थी गए 20-25 सालों संघर्ष की वजह से, पर्यावरण को देखकर भी और आदिवासी अधिकार को देखकर भी, दोनों तरफ से पीछे हटने का काम और कॉर्पोरेट लूट के लिए पूरा रास्ता खोलने का काम किया है. अभी कोई स्क्रूटिनी नहीं होगी. हमारा बम्बई शहर जो थोड़ा बहुत पहले कहता था अपने आप को कि दिल्ली के मुकाबले में हम पर्यावरण के जिसमें अच्छा है, गए 2.5 साल से हम बहुत पीछे चले गए क्योंकि पूरी कंस्ट्रक्शन लॉबी को घेर लिया है शहर में. सिवा कंस्ट्रक्शन और बिल्डर की लॉबी, शहर में कोई काम नहीं चल रहा है. और इसीलिए ये तबके के खिलाफ, उसके साथ साथ अभी गए सेशन, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये स्पेशल सेशन में तो वो सिर्फ विमेंस रिजर्वेशन का तमाशा हुआ. वो तो सब जानते हैं कि वो कब लागू होगा, नहीं लागू होगा. हम चाहते हैं वो लागू हो, मगर कब होगा 10 साल के बाद. मगर अभी जो अपने मॉनसून सेशन हुआ उसमें 18 कानून पास करने का काम किया, वो भी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर. एक तो प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल, दूसरे ऐसे 18 कानून जिससे आप पुलिस को पूरा अधिकार देते हैं कि प्रेस के दफ्तर में जाके आप पूरा सर्च कर सकते हैं बिना वारंट का. तो ये एक तरह की कानून की जो पूरा एक वेपनाइजेशन शुरू हुआ है. और सबसे ज्यादा इसका पूरा निचोड़ वो जो नया हमारा, क्या उसको नाम भी लेना थोड़ा सा, भारतीय न्याय संहिता बिल, जो अभी टेबल हो चुका है और अभी धमकियां में दे रहे हैं गृह मंत्री कि वो जल्दी से जल्दी पास हो जाएगा. भले ऐसा ना हो कि सबने उसके खिलाफ कुछ न कुछ ये किया है. सबसे पहले सेडिशन 124A, 150 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, उसमें तो सेडिशन वापस डाल दिया है उन्होंने. और सुप्रीम कोर्ट को बिना हिचक के कह रहे हैं सोलिसिटर जनरल कि हमने सेडिशन को हटा दिया है. मतलब झूठ इतनी ओपनली बोलने वाली सरकार. परसों, आज मुझे लगता मैंने देखा नहीं, मगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आज शायद आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए कोर्ट में, मगर परसों एडवोकेट जनरल के, अटॉर्नी जनरल का एफिडेविट आया कि राइट टू नो, कोई भी आवाम जनता को कोई जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां से पैसे लेते हैं.
दोस्तों, ये लोकशाही है या तानाशाही है या राजाशाही है? मतलब पार्टीज हमारे किस बल पे चल रही है वो जानने का अधिकार ना आपको या हमारा है, ये सरकार कह रही है। और ये 1919 में जब जलियांवाला बाग का जिक्र हुआ, जलियांवाला बाग के पहले जो पूरा आंदोलन पंजाब में छेड़ा गया था 20-25 सालों से, मगर गए उसके पहले 5 सालों से, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इतना तगड़ा आंदोलन पंजाब की जनता आवाम ने छेड़ा था जिसमें हर समुदाय शामिल थे। और वही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का लेगेसी आपने यूएपीए में दे दिया है। वही प्रोविजंस यूएपीए में वापस आज लागू हो गए। यूएपीए जो लाए गए 2004-8 में और उसके बाद अमेंडमेंट्स में आपके 14 और 18 और 19 में। तो कानून, ऐसे कहा जाता है कि जब राजसत्ता आवाम की होती है, जब सरकार आवाम के जन आंदोलन की सरकारें बनती है, तभी आप न्यायपालिका और कानून से उम्मीद रख सकते हैं। जब राजसत्ता और सरकारें तानाशाही बनती जाती है तो कानून भी एक हथियार वही सरकारों के हाथ में बन जाता है। और यही हाल हम देख रहे हैं। अगर आप बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का पूरा आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही आश्चर्य इसके होता है कि अहिंसक पीसफुल प्रोटेस्ट को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है। कोई भी पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने आप डिसाइड कर सकता है बिना कोई डेफिनेशन कि कौन सा प्रतिरोध, कौन सा प्रोटेस्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए और फायरिंग होना चाहिए और लाठीचार्ज होना चाहिए। कम से कम आज हमारे कानून में ऐसे लिखे गए और अमेंड किए हुए ऐसे सेक्शंस हैं, लागू नहीं किए जाते मगर कम से कम सेक्शंस हैं जिससे कहते हैं कि जब तक वायलेंस नहीं होता कोई प्रोटेस्ट में तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी वो पाबंदी निकाली गई है। साथ साथ पुलिस को अधिकार दिया गया है बिना वारंट की सर्च करने का। अगर उनको लगता है कि कोई गलत एक्टिविटीज हो रही है कोई भी जगह पे तो वो सीज कर सकते हैं सामान बिना वारंट। तो आपकी वैसे भी वारंट कैसे निकलते थे कैसे नहीं निकलते थे हमें पता है, मगर अभी वो भी थोड़ी बहुत पाबंदी निकाली गई है। अगर आप क्लॉज 111(1) को देखेंगे नए वाले कानून में जो आने वाला है तो उसमें यूएपीए का पूरा डेफिनेशन को और खतरनाक बना करके डाला गया है कि कौन सी चीजों पे के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। कोई भी टेरर एक्ट के डेफिनेशन के लिए वायलेंट होना जरूरी नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जजमेंट लिखते हैं कि अगर वायलेंस नहीं है तो आप उसको टेरर एक्टिविटी नहीं मान सकते। अभी उसको पलटने का काम ये कानून करेगा। ऐसे 12 चीजें हैं दोस्तों ये कानून में। समय थोड़ा सा कम है इसीलिए जल्दी मैं बताऊंगी, मगर कुल मिलाने में कि कोई भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन और डिसिडेंट के खिलाफ अलग अलग फास्टिंग, अगर आप फास्ट पे जाते हैं जैसे गांधी गए थे या कई लोग जाते हैं, आज भी हमारे बस्तर में मैंने सुना है कि काफी हंगर फास्ट चल रहे हैं आदिवासी इलाकों में। फास्टिंग हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन द न्यू लॉ कि आप फास्ट करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं समझ नहीं सकती, जब मैं हर बार इसको पढ़ती हूँ ना तो कुछ नया सूझता है। तो अभी भी हमारी तीसरी या चौथी बार मैंने पूरा पढ़ा है, थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, मगर पढ़ते पढ़ते फिर संघ परिवार को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। संघ परिवार को इस तरह प्रोटेक्ट किया है कि जब ये कहा गया है कि टेररिज्म में कोई भी अगर एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो उसको भी टेरर एक्ट माना जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही निकाला गया है। तो मतलब हमको पता है, आपको पता है कि कौन सी ताकतें ये देश में हमारे संविधान में नहीं मानती है, तो उनको वो अगर कुछ करते हैं तो उनको उनका एक्ट टेरर एक्ट नहीं माना जाएगा अगर वो हिंसक एक्ट करते हैं तो भी। तो इस तरह असेंबली ऑफ पर्सन्स, पुलिस कस्टडी को मैक्सिमाइज किया गया है। तो अब तो आपने पढ़ा ही होगा कि पहले वो ऐसे था कि आपको कुल मिला के पुलिस कस्टडी अगर हो जाती है वो साथ में गिनना पड़ता है एंड यू कैन नॉट बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी एक्सेप्ट विदाउट अ सेकंड रिमांड।
अभी उन लोगों ने बोले किश्ते किश्ते में भी पुलिस कस्टडी हो सकती है, और टोटल कम के इतने इतने दिन भी बढ़ाए गए। तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद भी आपको वापस पुलिस कस्टडी में बिना सेकंड रिमांड के लिया जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें लाई गई है नए वाले कानून में, जिससे बहुत सारी पुलिस का तो बहुत फोर्सिंग यू टू टेक बायोमेट्रिक्स, मतलब आपकी बायोमेट्रिक्स लेके, मतलब बिना कोई कानूनी प्रोसीजर, बिना कोई जुडिशियल प्रोसीजर कि आपका बायोमेट्रिक लेने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, जो कानून लाया गया है, वो तो सब बाकी सब कानून का माँ बाप हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव का प्रेशर ये कानून में लिखा गया है कि अगर कोई जुडिशियल एक्शन पे, अगर एग्जीक्यूटिव सरकार को लगता है कि वो जुडिशियल एक्शन फेयर नहीं था और फेयर का कोई नहीं, तो वो जुडिशियल एक्शन को भी खराब ठहराया जा सकता है। मतलब इट इज डेंजरस एट मेनी मेनी लेवल्स। एक तरह से ऑपोजिशन के खिलाफ जिस तरह का वेपनाइज हुआ है, पुलिस को पावर देना, रूलिंग सरकार को पावर देना, और साथ साथ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, जनता के प्रोटेस्ट के खिलाफ अलग अलग हथियार शामिल करना, सिर्फ एक नाम के लिए आपको दिखाना है कि एक ब्राह्मणाइज नाम देखकर आप कह रहे हैं कि ये डीकोलोनियल, हमने डीकोलोनाइज किया है कानून को। अगर आप सही ढंग में देखें तो इट्स रीब्रिंगिंग अप ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉलोनियल प्रोविजंस एंड वर्स। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, हमारे वकील भाई बहन भी बैठे हैं, उनको मैं विनती करती हूँ कि प्लीज इसको स्टडी करें, और इसके खिलाफ भी हमें एक विरोध खड़ा करना पड़ेगा, बार एसोसिएशंस ने खड़ा करना पड़ेगा। मुझे याद है अभी भी कि जब आपातकाल के ज़माने थे, मैं बहुत छोटी थी तब, मगर सारे भारत हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और छोटे और बड़े शहरों के बार एसोसिएशन में जब वो जजमेंट आया था ADM जगदलपुर, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठाई थी। आज मैं अगर देखती हूँ, अफसोस की बात है कि हमारे बार एसोसिएशन खामोश है। और मुझे अभी भी याद है, मैंने काफी जूरिस्ट की किताबें पढ़ी हैं कि इफ देयर इज अ सुपाइन एंड अ सर्वाइल बार, then you will have a supine and a servile judiciary. You cannot expect a strong and independent judiciary if there is a servile and a supine bar. तो मैं विनती करती हूँ, जो अपने आप में अपने वकील कहते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको भी, जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आखिरी तबके में कम से कम वकील शामिल हुए। शुरुआत में तो हमारे आदिवासी थे, किसान थे, छोटे मोटे सब थे, 50, 70, 80 साल उन्होंने संघर्ष चलाया। शहरों में संघर्ष तब नहीं था, मगर जिस संघर्ष में जब आया, शहरों में जब संघर्ष आया, तब कम से कम वकीलों ने कुछ अपनी लीडरशिप दिखाई, इस्तेमाल हुए, देर से नहीं मगर हुए कम से कम। मगर इसीलिए इस वक्त हमें वो हमें खामोशी पा रहे हैं वकीलों से, और हर तबके से खामोशी पा रहे हैं, और मुझे लगता है ये खामोशी सबसे खतरनाक है। और खामोशी तोड़ना, आवाज उठाना, और बिना डर से संगठित होके ये बातें रखना, जैसे हर साल आप ये मेला करके रखते हैं, एक विरोध प्रतिरोध, एक सांस्कृतिक प्रतिरोध, एक पढ़ाई लिखाई का प्रतिरोध, एक सपना देखना कि एक अलग समाज की प्रेरणा रखना नामुमकिन नहीं है। इसीलिए यही एक विनती करके कि अगले 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 5 साल बड़े कठिनाई के होने वाले हैं देश में, और क्या हम सब वो संघर्ष के लिए तैयार है कि नहीं, ये सवाल उठाते हुए मैं आपसे आभारी हूं। शुक्रिया। इस आस नाल कि अपनी कोई गल लंबी ना होवे, आपां इन्हां दे विचार सुनांगे। सुनने तो बाद किन्ना क अमल हुंदा वो जरूर करां। मैं तां पढ़िया सी, ये अमल नहीं गा, इत्थे सर्ब सांझी वालता की गल है। ऐदां दे गल चंगी है, पर एक पार्टी ने जां कोई इस तरह की गल वंडनी बहुत ही ठीक नहीं। ये गेट तो बाहर आपां, मेरे बड़े प्यारे मित्र ने कमेटी च, वो मैनू कहिंदे आ
ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਬਸਤਾ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬਸਤਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਅਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤੋ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 32ਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਾਬਲ ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਤ ਖਟਕਰ ਜੀ, ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੂਝੇ, ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ जो बात कहते डरते हैं सब वो बात लिख, इतनी अंधेरी ना थी पहले कभी रात लिख। हिंदुस्तान च ना कदे इन्नी हिंसा सी, ना कदे इन्नी संप्रदायिकता सी। पर दूसरे पासे मैं ये भी कहना चाहना कि हाकम अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। साडे किसानां ने, हिंदुस्तान के किसानां ने साडी बुझी हुई उम्मीद, साडा मध्य वर्ग जिहड़ा हताश ते निराश होया हुआ सी, हिंदुस्तान के किसानां ने दस दिता सी कि हक सच की आवाज़ उठाउण वाले अजे इस धरती ते जिंदा ने, अजे धरती बांझ नहीं हुई। सो मैं इस उम्मीद नाल असीं ये सैमीनार कर रहे हैं कि साडे दो चिंतक जिन्हां दी मैं जान पछाण नहीं करवाउणी क्योंकि तुसीं मैनूं वध जाणदे हो, मैनूं लगदा कि तीस्ता जी और बदीर दी जान पछाण करवाउणी मेरे लिए हिमाकत होएगी। सिर्फ इन्ना क कहना चाहना कि जो भी असीं तीस्ता जी नूं कदे पंजाब बुलाउने आ, नाल दी नाल उहदे गिरफ्तारी वारंट भी आ जांदे हुंदे आ। हुण देखो सरकार कदों मेहरबान हुंदी आ। जलियांवाले बाग वाले सैमीनार ते आए ते महीना भर साडा दिल धड़कदा रहा, पता नहीं आउण देणगे नहीं आउण देणगे। हुण जिस दिन पासला साहब भी शायद उस मीटिंग च हाज़र सी, जद असीं सोच रहे सी कि किहਨਾਂ ਨੂੰ बुलाया जाए, असीं कहा भी इस समय ते सब तो उचित तो उन्होंने बुलाना है, पर वो आप आउणगे कि नहीं आप आउणगे इहदा सानूं धुड़कू लगा रहा। परसों तक भी मैं ते परमिंदर डॉक्टर परमिंदर जी यही सोचते सी कि आपां नूं बदल तैयार रखना चाहिए, सरकारां दी मेहरबानी का कोई पता नहीं।
खैर तीसरा जी को लेगेसी एडवोकेट चिमन लाल हीरा लाल शीतलाबाद दी है, जो हंटर कमीशन हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, 3 ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਾਵਾਲ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਗਵਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਲਾਇਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਗੇਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤੜਕ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਲਤ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਬਨੀਤ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤਾਊ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਸੰਖੇਪ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬਨੀਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ।
कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है और एक कम्युनिस्ट को लाल लाल सूझता है। तो कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं दमन हो रहा है, और एक कम्युनिस्ट क्या सोचेगा कि यहां से जनता के भीतर फिर आगे विरोध निकलेगा और देखना इस बार दमन का खात्मा हो जाएगा। अब वो हर बार नाउम्मीद होता है, कई बार नाउम्मीद होता है, क्योंकि जैसा रोजा लग्जमबर्ग की हत्या जब हुई थी उसके एक दिन पहले उसने जो अखबार वो निकाला करती थी उसमें एडिटोरियल में लिखा था कि कम्युनिस्टों का इतिहास नाकामयाबियों का इतिहास। हजारों नाकामियों के बाद में एक कामयाबी हासिल होती है और फिर हजार नाकामी होती है, फिर एक कामयाबी हासिल होती है। लेकिन उन हजार नाकामियों के बिना एक कामयाबी नहीं हासिल होती। तो इसलिए तमाम आंदोलन होते हैं, हम सोचते हैं कि इसके बाद CA/NRC हुआ, इसके बाद हिंदुस्तान के भीतर गांव-गांव तक एक ऐसी जोत पहुंच जाएगी कि जिसके बाद सांप्रदायिक ताकतों को हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना पॉसिबल ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर से करवा लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि 2008 से जो जनता असम के भीतर CA/NRC भुगत रही है, कैंप्स बने हुए हैं, हजारों लोगों को जानवरों की तरह मारकर बंद किया गया है, जबकि उनके पास उनका कोई गुनाह नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि उनका कागज नहीं ठीक मैच कर रहा, जो तीस्ता ने अभी बात कही। तो कम से कम वहां मिजोरम, मणिपुर, जो आसपास की उनकी 7 बहनें राज्य हैं, वो राइट विंग अपसर्ज जो पूंजीवादी ताकतों का, बंटवारे की ताकतों का, तकसीम करने वाली ताकतों का, नफरत फैलाने वाली ताकतों का उभार जो है वो अभी दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। तो इसलिए इसे इस लिहाज से भी देखने की जरूरत है कि जो हिंदुस्तान के भीतर हो रहा है वो हम जब इससे निपटने के लिए अपनी कोई रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो हमें ग्लोबल ऑर्डर को भी समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले देशभगत यादगार समिति के सभी साथियों को, आप सबको जो यहाँ मेरे बुजुर्ग साथी हैं, उन सबको अपना सलाम पेश करता हूँ। पंजाब में इतने लोग हैं कि अगर उन सबको याद करने की कोशिश करें तो वो मुकम्मल सूची नहीं हो सकती, 1-2 घंटे उसमें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जैसे विमला डांग और सतपाल डांग का को याद किया तीस्ता ने, मैं भी याद करना चाहता हूँ भगत सिंह, उधम सिंह, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि कहीं एक जगह पर इस सूबे के लोगों को उनके साथ में उनको लगातार याद करते रहना चाहिए, क्योंकि शायद हमसे कहीं उनके लिए पूरा न्याय नहीं हो पाया। सैफुद्दीन किचलू को याद करता हूँ मैं, जिस जलियांवाला बाग को हम सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में। तो बहुत बड़ा उनका और उनके साथ डॉक्टर सत्यपाल, उन सब का जो काम था, ये पाश की ज़मीन है। मैं कवि हूँ तो पाश को कैसे नहीं याद कर सकता यहाँ पर खड़े होकर। और जिन्होंने मोहब्बत करने के लिए सभी मजहबों की बाधाओं को तोड़ना सिखाया, उन गुरु नानक देव को भी अपना सलाम पेश करता हूँ। और उस किसान आंदोलन को सबसे आज जिसने उम्मीद की जगह बनाई है, जो तीस्ता ने भी कहा कि लड़ेंगे तो सैकड़ों लड़ाइयों के बाद कोई एक लड़ाई ऐसी आएगी जो फिर हम जीत करके दिखाएंगे। इसी में मैं इसलिए याद करता हूँ महेंद्र साथी, जो एक यहाँ के पोएट
पंजाब के ही पोएट थे, जिन्होंने कहा था, मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। और उनको इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि किसान आंदोलन की जीत में जो हौसला हमने दिया है, और जो किसान नेता हैं जो उनकी बारीकियों को जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उस आंदोलन की जीत को नाकाम करने की साजिशें पिछले दरवाजों से चल रही हैं। वो कानून जो कि आपने निरस्त करवा दिए, उन्हें राज्यों के कानून बना बना करके अप्लाई करवाया जा रहा है। तो इसलिए आंदोलन की जरूरत अभी बाकी है, मशालें जलाए रखने की जरूरत बाकी है, अभी खुश होने के साथ में सजग रहने की भी जरूरत उतनी ही है। सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो रोज लोग मणिपुर में, फिलिस्तीन में, अभी कल का आंकड़ा मैं देख रहा था, 8,500 लोग तो फिलिस्तीनी लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। अंदाजा है कि 3,000 लाशें अभी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। 1400 लोग इजराइल के मारे गए हैं, इनमें से 5,500 बच्चे हैं। और मणिपुर में जो हो रहा है उसकी खबरों तक आना 8वें पन्ने पर, 12वें पन्ने पर भी बंद हो चली है, जबकि हालात वहां कोई सुधरे नहीं है। जो हालत 40,000 से ज्यादा लोग रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे जा चुके हैं और अभी तक वहां वो सिलसिला जारी है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करता हूं, क्योंकि अगर दुनिया की सूरत जो बदल रही है उसे बदलना है तो इसलिए भी बदलना है कि इस तरह के बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद हो, इंसानियत के लायक जगह बन पाए। तो देखिए, यह है कि किस तरह से दुनिया की शक्ल बदल रही है। इसमें मैं दो तीन तरह से बात रखूंगा कि आप जब ताकत अपनी इस्तेमाल करते हैं तो 3 तरह की ताकत होती है। एक ताकत जाहिर है कि जो सदियों से चला आ रहा है, फौजी ताकत है। फौजी ताकत जो है वो, उसके जरिए अमेरिका ने अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार अपनी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर बनाए रखी, और जब सोवियत संघ टूट गया तो वो अनचैलेंज्ड हो गया एक तरह से। अब उसको कोई और उतना वो नहीं दे सकता। सबसे बड़ी ताकत उनकी है नाटो की। नाटो में 31 मुल्क हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में जो करने की कोशिश की, उसके बाद में नाटो के भीतर स्वीडन दाखिल हो गया, और जिस वजह से ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह सोचा था कि हमें नाटो की सदस्यता मिल जाएगी और हम वेस्ट के साथ में मिल जाएंगे, उस यूक्रेन को सदस्यता नहीं दी। नाटो की शर्त यह है कि 31 के 31 मुल्क एक मत होने चाहिए। अगर एक भी मुल्क उस पर तैयार नहीं है तो वो सदस्यता नहीं देंगे किसी भी नए देश को। उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी देशों ने कहा हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को नाटो के युद्ध में तब्दील किया जाएगा तो उसका मतलब यह है कि 31 मुल्कों को रूस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। 31 के 31 मुल्कों को अपनी फौज रूस के खिलाफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उसके लिए उन 31 मुल्कों में से बहुत सारे मुल्क तैयार नहीं है। जो जुलाई में लिथुआनिया में जो मीटिंग हुई थी नाटो की, उसके भीतर यूक्रेन को सदस्यता से इनकार कर दिया गया। ये एक फौजी ताकत के तौर पर ये पहला एक समझने की जरूरत है कि अब नाटो वो नाटो नहीं है जिसका डर दिखा करके अमेरिका इस्तेमाल करता था। दूसरी बात, एक हफ्ते के अंदर रूस हार जाएगा। उनके यहां पर खाने के लिए बचा नहीं है अनाज, उनके पास इतने बम नहीं है। तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह के आंकड़े पूरे मीडिया ने, जो वर्ल्ड मीडिया है, उसमें फैलाए गए। वो युद्ध अभी तक जीता नहीं जा सका। वो रूस और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं है,
अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक 248 युद्ध थोपे गए हैं दुनिया पर अलग अलग मुल्कों के बीच में। उन 248 में से 153 देशों में ये युद्ध हुए और उन 248 में से 201 जगह पर अमेरिका ने युद्ध छेड़े, अमेरिका ने बैक किया उनको। इन 201 में से होंडुरास है, निकारागुआ है, वेनेजुएला है, अंगोला है, क्यूबा है, तमाम मुल्क है, मतलब पूरा लैटिन अमेरिका का एक एक मुल्क अल साल्वाडोर है, वहां से लेकर के वेस्ट एशिया जो इराक है, आपका अफ्रीकी देशों के ऊपर लीबिया है, तबाह कर दिया। लेकिन जंग जीती नहीं जा सकी। बात यह है, जंग जीतने का मतलब यह है कि जब घुटने टेक दे आपके सामने वाला, वहां अभी तक जंग लड़ी जा रही है। कितने बरसों दशकों तक अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा करके रहे और उसके बाद उस मुल्क को बेसहारा छोड़कर रातों रात उल्टे पांव भाग गए। उस मुल्क को किस बदहाली में छोड़ करके गए हैं, वहां जाने कब तक तालिबान इस तरह से अनारकी रखेंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वियतनाम से भागे, इराक के बारे में जब एजाज अहमद जिंदा थे, गुजर गए, तब उन्होंने मुझसे कहा था, विनीत देख लेना, लोग डंडों से लड़ेंगे, लोग तोपों के मुकाबले डंडों से लड़ेंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, इसलिए उसे जीता हुआ नहीं कहा जा सकेगा। और ये हालत है, लीबिया के अंदर है, वो लोगों ने घुटने नहीं टेके। और जो अब है, मैं आऊंगा इधर फिलिस्तीन और इसका ऊपर, मतलब दुख की बात यह है कि जहां न WMD था, वार ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वहां आप घुसे जांच करने के लिए, जांच कर ली कि हां नहीं है, उसके बाद उस मुल्क को जमींदोज कर दिया। जहां है, चौड़ी छाती करके सीना ठोक के ताल ठोक के है, नॉर्थ कोरिया में है, इतना सा मुल्क है, उसके ऊपर कोई आंख नहीं उठा पा रहे। ईरान में है, कर लो जो करना है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करने जा रहे, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर यही एक चीज है कि जिसके जरिए हम लड़ाई से बच सकते हैं, तो इससे हम रखे हुए हैं, चाहे कल ये हमारे ही भीतर फट जाए। मतलब मैं तो एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट हूं, मैं न्यूक्लियर पावर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इन मुल्कों की हिफाजत उनके पास न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से, वरना ये कब के इनको भी जमींदोज कर देते। अब इजराइल की आड़ में जो वो पूरे फिलिस्तीन को और सारे अरब देशों को डराना चाहते हैं, वो उनके लिए गले की हड्डी बन रहा है। इस युद्ध ने वेस्ट एशिया के कॉन्ट्राडिक्शंस को खत्म कर दिया है। इस युद्ध ने शिया सुन्नी की लड़ाई के आपसी लड़ाई को खत्म कर दिया है। इस युद्ध ने सऊदी हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, उसके ऊपर आपका लेबनान है, ये सारे मुल्कों को अरब आइडेंटिटी वापस दे दी है। सोचिए, आप में से जो पुराने लोग हैं उनको पता है, यासिर अराफात और PLA जो था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी, उसने क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी फिलिस्तीन की? अरब पहचान को उन्होंने एक राजनीतिक पहचान बनाया था। अरब में रहने वाले लोग, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो सब एक है। महमूद दरवेश जैसा शायर कहता था, मैं अरब हूं, और अरब होना एक राजनीतिक पहचान बन गई थी, जो कि एक सूबे का एक साथ में आना, जैसे हिंदुस्तानियत की एक पहचान है, वो एक सेक्युलर पहचान थी, वो मजहबी पहचान नहीं थी। उसके खिलाफ हमास को पैदा किया गया, खुद इजरायली और अमेरिकी साजिशों के तहत। उसने उस
पहचान को, फिलिस्तीनी पहचान को, अरब पहचान को इस्लामिक पहचान बनाया, और इस्लामिक पहचान को अब वो राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, और जिसकी वजह से जिन लोगों को इतिहास नहीं पता है फिलिस्तीन और वहां के झगड़े का, उनको यही लगता है कि अरे तुमने किसी देश पर अचानक 500,000 रॉकेट छोड़ दिए, तुमने 100,000 2,000 लोग मार डाले वहां पर उस देश के, तो वो तो करेगा ही हमला। यही तर्क मोदी जी ने दिया। ये 8वीं क्लास के बच्चे का तर्क हो तो ठीक है, प्रधानमंत्री अगर ये बात कहे तो फिर थोड़ी दिक्कत है। हालांकि वो 8वीं भी मतलब थोड़ा मैं ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि एक ऐतिहासिक आपके पास परिप्रेक्ष्य है। रेशल कोड़ी 23 साल की लड़की, अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता, एक गांव के सामने गाजा में खड़ी हो जाती है टैंक के सामने कि इस गांव को मैं नहीं, उसने सोचा कि मैं अमेरिकी हूं, मुझे ये नहीं मार सकते। एक अमेरिकी जान की कीमत बहुत बड़ी होती है, इजराइल के लोग तो मुझे नहीं मारेंगे। टैंक चढ़ाकर समतल सड़क कर दी। उसका मतलब कोई अंग साबुत नहीं मिला। उसके बाद अहद तमीमी 2016-17 अहद तमीमी 16 साल की लड़की, जब देखो तब तुम किसी के भी घर में घुसते हो, कभी भी तलाशी लेते हो, घंटों उनको काम के लिए जाने नहीं देते हो। 75 बरस से अपमान झेल रहे लोग हैं, उनके घर में घुस करके पूरा कब्जा कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमीन की लूट अगर हुई है तो वो फिलिस्तीन में हुई है, जहां पर उनको 8% जमीन में रहना था, आज 8% से भी कम जमीन में फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं, बाकी 92% में इजराइल है। तो ये जो हालत हुई है, इस हालत में अभी परसों से सईद नकवी हमारे साथ में थे, आप जानते हैं बहुत बड़े पत्रकार रहे जिन्होंने यासिर अराफात से लेकर के फिदेल कास्ट्रो को भी इंटरव्यू किया और सब, तो उनको वेस्ट एशिया के मामले की काफी जानकारी रहती है। उन्होंने कहा कि मेरा 50 साल का पत्रकारिता का कैरियर मैं दांव पर लगा दूंगा। मेरे हिसाब से ये जो लड़ाई है ये उस इलाके की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद वहां इजराइल और उसके बीच में समझौता होना ही होगा। फिलिस्तीनियों को और ज्यादा नहीं दबाया जा सकता, और इसलिए क्योंकि चाहे मैंने कहा कि हमास ने वो शुरू किया हो, वो तो फिलिस्तीनियों ने नहीं शुरू किया था ना। आप हमास के साथ बदला ले सकते थे, लेकिन आपने 26 लाख लोगों के ऊपर जंग छेड़ दी है। और इधर आप में से जो लोगों ने नक्शा देखा है वो जानते हैं गाजा के इस तरफ इजराइल और उस तरफ समंदर। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम गाजा छोड़ करके जाओ। गाजा छोड़ के इजराइल में तो आने को स्वागत नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं तुम समंदर में डूब जाओ। वो भी 26 लाख हैं, बिना लड़े, चाहे वो भी लाठियों से और पत्थरों से लड़ेंगे, लेकिन वो भी घुटने नहीं टेकेंगे। वो फिलिस्तीन की वजह से वेस्ट एशिया का जोग्राफिया बदल रहा है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एक जो चीज है, हाँ अभी आज की खबर ये है कि नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। नेतन्याहू ने ये कह दिया कि हमारी फौज को पता नहीं चल पाया कि हमास हमला करने वाला है। हमारी गुप्तचर एजेंसी, उनकी दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी जो मानी जाती है कि सबसे बड़ी है, क्या नाम है तीसरा उसका, मोसाद, वो मोसाद को पता नहीं चल पाया कि ये हमला होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फौज का और खुफिया विभाग का प्रमुख था वो इससे नाराज हो गया नेतन्याहू से, और इनके बीच का जो रिफ्ट है, जो अपोजिशन पार्टी है वहां, उसका बयान ये आया है कि नेतन्याहू के मंत्रिमंडल तक में उसका कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए जब मंत्री, आपका सैनिक मंत्री, रक्षा मंत्री, वो आपके प्रधानमंत्री के साथ में अगर उनमें दरार है तो समझ लीजिए कि वहां इजराइल की स्थिति कमजोर है। जी,
और तीसरी बात कि उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी इसी तरह की कि वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने हमला करने के लिए अपनी पनडुब्बी भेज दी थी, बेड़ा लगा दिया था। ये 2015 की बात है। मैं उसी वक्त चीन गया था, तो चीन के विदेश मंत्री के साथ में जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यू सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि तुरंत ही शाम तक रूस ने अपनी पनडुब्बी भेज दी थी और चीन ने अपनी पनडुब्बी भेज दी थी, और अमेरिकी जहाज, अमेरिकी हमलावर जहाज और ये आमने सामने हुए थे और लौटना पड़ा। जाहिर है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल भी सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने उनसे ये कहा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि दैट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ शो, नाउ थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट टेक प्लेस। अब जो होगा वो सब ट्रेड के जरिए होगा। अब लड़ाइयां जो हैं वो या तो दो देशों के बीच की लड़ाई को तीसरे मुल्क में सेटल किया जाएगा। जो इराक की लड़ाई थी 1991 में, वो कोई इराक के साथ में दुश्मनी नहीं थी, वो डॉलर की और यूरो की जंग थी। सद्दाम हुसैन यूरो में तेल बेचना चाह रहा था और बेचना शुरू कर दिया था और डॉलर उससे कमजोर होने लगा था, इसलिए उन्होंने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये एक सैनिक ताकत है जिसका कि मैं आपको ये उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ताकत अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे। दूसरी ताकत होती है व्यापार की ताकत। अब मैं आपको व्यापार की ताकत के बारे में 2 मिनट में थोड़ी सी बात रखूंगा। आप सब जानते हैं कि ब्रिक्स जो है उसके भीतर अभी तक जो मुल्क शामिल थे उसमें ब्राजील और रशिया, इंडिया, चाइना और एस जुड़ गया था, तो साउथ अफ्रीका था। अब उसके बाद इसमें अभी हाल के अंदर जो मुल्क शामिल हुए उससे फिर से इनकी बिल्कुल हालत खराब हो रही है, क्योंकि उसमें कई मुल्क शामिल हो गए। इसमें ईरान शामिल हो गया है, सऊदी अरबिया शामिल हो गया है, यूएई शामिल हो गया है और इजिप्ट शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिलकर के ये जो पहले वाली ब्रिक्स थी, ये 27% जमीन धरती की, 42% आबादी और ग्लोबल जीडीपी का 33% होल्ड करती थी। अभी इन मुल्कों के और शामिल हो जाने से ये ताकत ब्रिक्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ब्रिक्स की ताकत बढ़ गई है, चलिए ब्रिक्स कोई ऐसा कोई समाजवादियों का तो गठबंधन है नहीं, ब्रिक्स तो व्यापार करने वाले लोगों का गठबंधन है, लेकिन वो व्यापार उन्होंने डॉलर में छोड़ करके अपनी करेंसीज में शुरू कर दिया। तो आप जो डॉलर के जरिए, अब मैं डॉलर का आपको एक वो बताता हूं, डॉलर का जो है 1971 में सबसे ज्यादा 85.6% शेयर था। वर्ल्ड इकोनॉमी में 85% हिस्सा डॉलर से व्यापार में होता था। 2001 में 71% था जब गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। अभी 2022 में 58% रह गया। 58% केवल पिछले 20 वर्षों के भीतर। और उसकी वजह यह है कि खुद बिडेन के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि यू आर अननेसेसरीली वेजिंग वॉर्स। उससे उनकी इकोनॉमी के भीतर बहुत नुकसान हो रहा है, लोग उनके भीतर भी परेशान हैं। और इसका जो शेयर कम हुआ है, ये शेयर कहां गया? रेनमिंडी, मतलब आरएमबी जिसको हम युआन बोलते हैं, चाइना की जो वो है, क्रिप्टो करेंसीज में गया, यूरो में गया है। अब पॉन्ड्स तो उतना नहीं है, लेकिन आरएमबी में बेशक बढ़ गया है। और दूसरी बात ये हुई है कि जुलाई 2023 में ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया ने यह तय कर लिया कि हम यूएस डॉलर में नहीं व्यापार करेंगे। ओवरऑल डॉलर हम अपनी करेंसी अपने आपस में तय कर लेंगे।
उसके बाद 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने 1126 टन सोना खरीदा है, और ये अब तक का बहुत ज्यादा है। ये केवल सोना खरीदने का संकेत एक होता है कि मुद्रा बाजार गिर रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, तब जाकर के इंसान सोना खरीदेगा या बैंक सोना खरीद रहा है। अब बैंकों को, सेंट्रल बैंक जो है दुनिया के, उनको भी यकीन नहीं है कि डॉलर कितना टिकेगा, इसलिए वो डॉलर में रिजर्व नहीं रख रहे हैं, वो रिजर्व गोल्ड में रखना चाह रहे हैं। 2022 की दिसंबर में चीन और सऊदी अरब ने यह तय किया कि अब ऑयल परचेज जो है वो युआन में होगा। ये पहली बार हिस्ट्री में, वरना सऊदी अरब ने आज तक डॉलर में तेल बेचा था, पहली बार ये समझौता हुआ है। जनवरी 2023 में ईरान और रशिया ने, आप जानते हैं, आप में से सब लोगों के बैंक खाते हैं, स्विफ्ट कोड होता है, बाहर से पैसा बुलवाना होता है, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। उन्होंने स्विफ्ट कोड हटा दिया है। ये अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम से अपने आप को पूरी तरह उन्होंने अलग कर लिया। ईरान एंड रशिया ने, प्लस अर्जेंटीना एंड ब्राजील ने अपनी कॉमन करेंसी के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, तय कर लिया है कि हम ये करेंगे। मार्च 2023 में ब्राजील चाइना का इंटरनल ट्रेड लोकल करेंसीज में होगा, डॉलर का कोई हस्तक्षेप नहीं। अप्रैल 2023 में इंडिया मलेशिया का एग्रीमेंट हुआ कि रुपीज में ट्रेड होगा। इंडिया ने ईरान को पहली मर्तबा जो तेल वहां से खरीदा रुपीज में पेमेंट किया, डॉलर में नहीं किया। रशिया को इंडिया ने जो गैस या जो और चीजें खरीदते हैं उसका रूबल्स में पेमेंट किया है। इसका मतलब, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, लंबी लिस्ट है। इसका मतलब केवल कहने का ये है मेरा कि ये डॉलर इज लूजिंग इट्स पावर। फर्स्ट, योर मिलिट्री इज लूजिंग योर माइट, सेकंड, योर डॉलर, योर करेंसी इज लूजिंग इट्स माइट। इसकी ताकत कम हो रही है। तो डॉलर को एक, अब ये हो कहां से रहा है, क्योंकि अब आप देखिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको आजकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, चाइना का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 153 देश शामिल है। चीन में, मतलब मुझे गिनती तो ट्रिलियंस में है, जाने कितने ट्रिलियन पैसा जो है उन्होंने एलोकेट किया था 2014 में कि हम 12 ट्रिलियन का ये रखेंगे, उसमें हम सारी दुनिया के जो भी देश हैं इनके साथ बेल्ट एंड रोड, मतलब उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको टेक्नोलॉजी देंगे उन देशों को, और उन देशों को टेक्नोलॉजी देने के बाद में एम्प्लॉयमेंट भी वहीं देंगे। उसका वो फिर इन्वेस्टमेंट का पैसा जैसे जैसे वो देते जाएंगे वो करेंगे। अभी श्रीलंका में हम्बनटोटा, श्रीलंका का जो क्राइसिस हुआ उसमें हम्बनटोटा एयरपोर्ट, सॉरी पोर्ट का नाम आया, जो उनका बंदरगाह है, वहां के लिए सबने, पूरे दुनिया के मीडिया ने ये उछाला कि चीन ने हड़प लिया श्रीलंका की इकोनॉमी को। 15% लोन था, वो टोटल लोन का 15% लोन था जो चीन ने दिया था। चीन ने उसके लिए, मतलब उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि चीन जो है इसमें अपना क्या बोलते हैं चैरिटी करने के लिए इन देशों के पास जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है क्योंकि सुरक्षा आप अपने व्यापार को बढ़ाने की दो तरह से करते हैं। आप पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध बनाएंगे, उनको व्यापार का मौका देंगे अपने साथ में, तो वो भी आपके साथ में व्यापार करेंगे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत बड़े बड़े चीजें, छोटे छोटे देश में, तो मैं वो ईस्ट तिमोर नाम का एक देश है जो इतना पिछड़ा हुआ देश है कि वहां पर 2 वक्त का खाना लोगों को नहीं मिल रहा। वहां उन्होंने रेलवेज और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया, वहां के लोगों को काम मिलने लगा। बहुत सारे देशों में, इथियोपिया में, केन्या में, ग्रीस पूरी तरह तबाह इकोनॉमी थी। आप सोचिए कि यूरोप के देशों तक ने उसके लिए हाथ मिला लिया है चीन के साथ में। तो चीन का जो वर्चस्व बढ़ रहा है इकोनॉमी के भीतर, वो यूएस को बहुत ज्यादा कमजोर और असुरक्षित कर रहा है। हाँ, 124 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने वो बनाया था। बहरहाल, तो ये एक हो गया आपका कि आपकी मिलिट्री माइट भी नहीं है, आपकी डॉलर की माइट भी कमजोर हो रही है। अब तीसरी जो चीज होती है वो होती है मॉरल पावर।
जो क्यूबा जैसा इतना सा छोटा सा देश है उसके पास है। दुनिया के सारे देश इकट्ठे होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली के भीतर वोट होता है। वोट में हमेशा क्यूबा को केवल 2 देश होते हैं जो इसका विरोध करते हैं, एक इजराइल और एक अमेरिका। बाकी दुनिया के सारे देश क्यूबा के साथ में खड़े होते हैं। ये मॉरल पावर। हमारा अपना जो देश है जहां पर नॉन अलाइंड मूवमेंट चला, जहां पर कि हमने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए उसके युद्ध में सहयोग किया, उसकी आजादी में सहयोग किया। मतलब मुझे ये कहना चाहिए शायद यहाँ कि शेख मुजीब अगर जिंदा होते, अगर CIA ने उनको मरवाने में कामयाबी नहीं हासिल की होती, तो इस पूरे एशिया का नक्शा अलग होता, इस पूरे दुनिया का नक्शा अलग होता। उनको एक और सेक्युलर कंट्री कामयाब हो रही है, और वो भी ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद में वो कहती है कि मुझे नहीं पाकिस्तान रहना, मैं तो सेक्युलर कंट्री बनना चाहती हूँ। बांग्लादेश का बनना हम एशियाई लोगों के लिए, और जो नौजवान लोग हैं उनको वो मैं प्रचार भी कर देता हूँ यहाँ पर कि श्याम बेनेगल ने भी हाल में शायद परसों नरसों रिलीज हुई है वो फिल्म, मुजीब उसका नाम है। वो फिल्म आप सब लोगों को जरूर देखना चाहिए, अपने इतिहास से परिचित होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण अल्बा का देता हूँ। अल्बा जो है लैटिन अमेरिकन बैंक वेनेजुएला में शुरू किया था, ह्यूगो चावेज जब जिंदा थे। क्यूबा और वेनेजुएला ने शुरू किया तो बैंक का क्या था कि मैं 96,000 टन 96,000 बैरल ऑयल क्यूबा को भेजेंगे, और क्यूबा ने उसके बदले में 20,000 टीचर और मेडिकल डॉक्टर्स वेनेजुएला को दिए कि तुम्हारे यहाँ पर अशिक्षित आबादी को पढ़ा लिखा कर तैयार किया जाएगा। उसके बाद ईरान ने उसमें पैसे डाले। उसके बाद 10 और मुल्कों ने अपना बैंक बनाया, जिन्होंने कहा कि हमें ना IMF से लोन लेना है ना वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। तो मैं आपको ये बस उम्मीद कर रहा हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों को तो लाल लाल सूझता है, तो इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो शोषण का और पूंजीवाद का जो दुनिया के भीतर को चक्र है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी पूंजीवाद इस तरह के संकट के भीतर घिरता है, तब वो फांसीवाद की शरण लेता है। और इसलिए जो बात तीस्ता ने कही कि कानून बदले जाएंगे, कानून ना भी बदला जाए तो भी जनता के साथ जो किया जाएगा वो जुल्म होगा। अब कानून नहीं बदला, नहीं कहा कि इमरजेंसी है, लेकिन आप बताइए जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी उससे बुरे हालात हो कि नहीं है। मैं फादर स्टेन स्वामी से मिला हूं, मैं वर्वर राव से मिला हूं, गौतम नवलखा हमारा दोस्त है। हम लोगों को मतलब हमारी रातें कैसे कटती हैं। और जब मैं खुद अंडरग्राउंड हुआ कि भाई मेरे ऊपर UAPA लग गई है, तीस्ता जब गिरफ्तार हुई, हम सब लोग यानी पूरे देश में दुनिया में एक दूसरे को फोन करके क्या हो गया रहा है ये। तो ये हालात है, लेकिन ये हालात मैं यही आखिर में कहना चाहता हूं कि फैज ने भी ये कहा था, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, और लड़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल भी कर डाले जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक कोलाज मैंने युद्ध विरोधी कविता का पहले तैयार किया था, तो उसके 2 टुकड़े मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं मैं। ये इराक के वक्त पर एक मर्द और एक औरत की तरफ के बयान है। बस नहीं, मुझे लगा कि शायद वक्त हो गया। मैं रहता हूं इराक में, यानी 88,500 टन बारूद का पिछले 22 बरसों से वजन ढोते वतन में, यानी 5 लाख बच्चों की चंद हफ्तों में बिछी लाशों में, यानी लपटों के फूलों और गर्द गुबार की ऐसी बस्ती में जहां आग पहले की बुझी नहीं और नई धधका दी गई, यानी जहां हम अभी जिंदा हैं या जिंदा थे, इसमें कोई फर्क नहीं। हमारा नाम इराक है,
जैसे था तुम्हारा अफगानिस्तान या फिलिस्तीन या वियतनाम, हमारा गुनाह भी वैसा ही संगीन है जैसा था तुम्हारा, क्योंकि जीना गोश्त फरोशों के लिए एक संगीन मामला है। और एक महिला की तरफ से ये बयान है, मैं इराक में रहती हूँ, मैं अफगानिस्तान, वियतनाम, फिलिस्तीन, अमेरिका और हर जगह रहती हूँ। मेरा नाम किसी हाकिम का नाम नहीं, मेरी शक्ल है दुनिया के हर मुल्क में मौजूद मजलूम पसीने भरे चेहरे की तरह। मैं इनकार करती हूँ अपनी इच्छाओं पर बारूद का वजन होने से। मैं दुनिया के हर कोने में इनकार की आवाज बुलंद करती हूँ। इस लड़ाई और उम्मीद के बीच जो ये दौड़ है, इसमें किसकी जीत होगी? क्या ये सिर्फ मेरा निजी सवाल है? मुझे मदद चाहिए दुनिया के हर हाथ की, पसीने की हर बूंद की। मुझे मदद चाहिए क्योंकि जो है वो ठीक नहीं है, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और जो है उससे बेहतर चाहिए। और ये नाज़िम हिकमत की जो तुर्की के कवि थे, उनकी इससे मैं खत्म कर रहा हूं कि गिरफ्तार हो जाना अलग बात है, खास बात है आत्मसमर्पण न करना। साथियों दोस्तों, जिन्हें विस्तार जिन्हें जानकारी ते तथ्यों सहित मैं अपने विचार साझे किए, उन्होंने मैं कोई टिप्पणी करनी या उन्होंने बारे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। अज के हालात बारे, जो देश के हालात है या जो कौमांतरी हालात है, उसके बारे बहुत ही सज्जे ढंग मैंने अपने विचार साझे किए। समय भी हो गया, जिस तरह का प्रोग्राम लिखा उसके मुताबिक विचकार नहीं रहना चाहता। सिफतें मते छोटे छोटे जिन्हें प्रवानगी को लैनी मुनासिब समझते। पहला मता कि फलस्तीन उपर मड़ी मनुखी जंग तुरंत बंद की जाए। अमरीकी साम्राज्य की शह से इजराइल वालों फलस्तीन विशेष करके बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को निशाना बना के फलस्तीनी लोगों का नस्लघात बंद किया जाए। दूजा मता मुल्क भर के बुद्धिजीवी लेखकों को बिना शर्त रिहा किया जाए। तीजा अज की इकट्ठता मुल्क दी समूह जमहूरी शक्तियां जोरदार अपील कर रही है कि वह 32वें मेले की मुख्य समान मुताबिक गदरी बाबियां की विरासत से पहरा देंदे हुए जोखिम चुनौतियां सर करने की आवाज बुलंद कर। इस की प्रवानगी थोड़े सारे तो धन्यवाद जी। बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो तुरंत बाद कवि दरबार है, जिथे नमैशरी किताबां की एग्जीबिशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ कवि दरबार होगा। उस तो बाद वनीत तिवाड़ी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हमें नाज